हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संवादी पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का यह वीडियो से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा हम लोगों ने प्रॉमिस किया था आपको कि आपके नए क्लासेस जो स्टार्ट होने वाले हैं 1 जून से, लेकिन कुछ कारणवश जो है एक तरीके से क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब हम आ गए हैं आपका क्लास लेकर के। सबसे पहले हम मैथ्स का क्लास ले रहे हैं क्लास 12 के लिए। तो देखो जितने भी बच्चे हमारे से अभी जुड़े हुए हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। हमारे जो इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे हम, तो आपको जुड़ जाना है। बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी स्कूल चले या ना चले या स्कूल ओपन होगा कि नहीं होगा वो सब बात की बात है, लेकिन अगर आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ चीजें मिल रही तो प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपको ले ही लेना चाहिए। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है जुड़ गए होंगे और बातें समझ गए होंगे। जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे उतना ही मजा आएगा। सबसे पहले तो फटाफट से शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों तक, सारे फ्रेंड्स तक। हर एक बच्चे तक हमारा चैनल पहुंचना ही चाहिए और तभी हमको भी मजा आएगा और हम भी डेडिकेट और मोटिवेट होकर के फिर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, चलो तो इस सीरीज में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं आपको यूनिट नंबर 2 को, जो क्लास 12 का है। यूनिट नंबर 2 इकाई नंबर 2 जो है बीजगणित अलजेब्रा, जिसमें हम लोग अध्याय नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अध्याय 3 से तो ये पहला ऑन बोर्ड क्लास जो है इस साल के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो बोर्ड में जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं उसका अपडेट हो गया ओवर। मैंने पहले भी कहा था बहुत जल्द लाने वाले हैं और वो दिन आज आ ही गया। ठीक है, तो अध्याय नंबर 3 अलजेब्रा का है, बीजगणित का यूनिट 2 इकाई दूसरा है, लेकिन अध्याय कौन सा है? 3 है, जहां हम पढ़ेंगे अवयव। इसको अवयव से स्टार्ट करेंगे। अवयव होता क्या है, तो आज की क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप यहाँ सीख पाओगे बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा मैट्रिक्स के। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं मैट्रिक्स के, और हर चीज मैं यहाँ बताने वाला हूँ। उसके बाद से जो है क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज तक के सारे क्वेश्चन यहाँ आपको इस हमारे क्लास में मिलेगा, इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। जुड़ जाइए फटाफट से हमारे चैनल के साथ। और एक महत्वपूर्ण बात कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, सारे के सारे आपसे हो जाएंगे बिल्कुल सॉल्व। अगर आपने हम लोगों ने आप लोगों का ये जो वीडियो है, ये जो वीडियो सीरीज अगर आपने पूरा देख लिया, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट बताने वाले, बहुत आसान तरीके से हम इन चीजों को सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अवयव आखिर होता क्या है देखते हैं। अवयव जिसको मैट्रिसेस कहते हैं, मैट्रिसेस आखिर होता क्या है? तो ये एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका है बीजगणित में, और इसको इसी तरह से उपयोग किया जाता था पहले समय में। तो लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण को हल करने की सबसे सरल विधि थी। क्या है अवयव? तो यहाँ पे आप रैखिक समीकरण को हल करने की सबसे सरल विधि थी। ठीक है, एक चीज यहाँ पे पॉइंट जो है लिख सकते हो, रैखिक समीकरण हल करने की सबसे सरल विधि। और ये जो है जब इसके इतिहास में जाओगे तो पूरी चीजें समझ आएंगी। ये बना क्यों था? तो रैखिक समीकरण को हल करने के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन समय के साथ साथ ये बहुत ही यूजफुल होने लग गया और गणित के विभिन्न टाइप के जो क्वेश्चन है सबको हल करने में अपना योगदान देने लग गया। भाई इतना महत्वपूर्ण चीज है। तो ये है कि जो लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, रैखिक समीकरण को हल करने का सबसे सरल विधि था। रैखिक समीकरण आपने देखा होगा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसे 2x + 3y = 5। ये एक रैखिक समीकरण है। इस तरह के समीकरण को हल करने के लिए जो है इस विधि का उपयोग किया जाता था। चलो भाई 8y कर देते हैं = 21। इस समय इस तरह के समीकरण जो थे उसको हल करने का जो है सबसे आसान तरीका यही था, और यहीं से फिर आया था अवयव। इसका थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड अगर हम लोगों ने देखा तो ये जानकारी मिली। चलो ठीक है भाई, इतना चीज समझ आया। अब देखो एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप हमारे क्लास को देख रहे हो, अटेंड कर रहे हो और चाहते हो कि हमसे पढ़ो, तो एक नोटबुक बना लेना भैया। थोड़ा सा 10 रुपए का रफ कॉपी खरीद लेना। कोई बहुत बड़ा क्लासमेट का कॉपी खरीदने का जरूरत नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर उन चीजों को जब आप नोट करोगे ना, आपके लिए कह रहा हूं, मेरे लिए नहीं, तो आपके लिए ही पढ़ने में आसानी होगा। बस आप बाकी समझदार हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं। क्लियर है ना? चलो तो ये समझ आया। अब हम लोग देखते हैं जो जो चीजें आपको नोट डाउन करनी है बिल्कुल करते जाना फटाफट से। ठीक है, तो मैट्रिक्स आखिर होता क्या है?
कहां से आया, मैंने सबसे पहले बताया। अब ये मैट्रिक्स या अवयव के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, तो ध्यान से आप ये क्लास अटेंड करिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स या अवयव, अगर हम बात करेंगे मैट्रिक्स या अवयव की, तो मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक तरह का आयताकार जो है, आयताकार आकार में ये रहता है और उसके बीच में कोई रियल नंबर और संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी फंक्शन या किसी फलन को डाल देते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं, तो ये क्या होता है भाई, इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है, आयताकार अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अवयव का क्या होता है, आयताकार अरेंजमेंट होता है, और इसमें जो अवयव रहते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो रियल नंबर हो सकते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, या कोई फलन भी हो सकता है, जैसे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, x स्क्वायर, y स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे बीच में, याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मेरे पास एक अवयव है, तो अवयव को हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर A B C D X Y Z से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एक अवयव मान लो A है, तो A इक्वल, ये साइन बनाना बहुत जरूरी है आपको, जो ऐसा ब्रैकेट जैसा दिख रहा है ना, तो ये जो है रेक्टेंगुलर साइन, या ये जो है ब्रैकेट बनाना जरूरी है, जिसको बड़ा ब्रैकेट जैसा दिख रहा है वो बनाना जरूरी है अवयव में, याद रखिएगा। कई सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ये ऐसा बना देते हैं, भैया ये हो गया सारणी, आगे पढ़ोगे इसको सारणी कहते हैं, अगर आपने ये किया ऐसा तभी ये अवयव कहलाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हर एक चीज मैं बताऊंगा, चलो थोड़ा बड़ा एक डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ क्या क्या चीजें हर एक चीज आप सीख पाओगे अवयव में, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा आपको, यहाँ बहुत ही मजा आने वाला है। बस आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ जाना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, तभी अगर नहीं किया तो चलो ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक अवयव का रिप्रेजेंट करने का सिंबल है। लेट अस सपोज ये जो अवयव है उसको हम a से दर्शा रहे, तो a बराबर क्या है, ये दिया हुआ है। अब ये जो हमारे पास है उसको हम क्या कहेंगे, तो ये हमारा अवयव का संकेत है। इसके बीच में कौन रहता है भैया, तो इसके बीच में इसके सदस्य रहते हैं, एलिमेंट रहते हैं, अवयव रहते हैं, क्या रहते हैं, अवयव। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ये अवयव है, 1 2 3 4 5 6, ये जो दिख रहे हैं आपको सारे के सारे क्या हैं, अवयव हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको क्या कहेंगे हम लोग, अवयव। ये हो गया, ये सब क्या है, अवयव, अवयव जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ क्या, ये सारे के सारे अवयव हैं। अब अवयव तो समझ आया क्या, अब आपके पास ये जो चीजें दिखाई दे रही है वहां पे पंक्तिबद्ध भी है और जो है स्तंभबद्ध भी है, पंक्ति और स्तंभ दोनों दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं पंक्ति, क्या कहते हैं इसको, पंक्ति। पंक्ति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, रो कहते हैं, क्या कहते हैं, रो, ROW। और जो है स्तंभ को क्या कहते हैं, तो स्तंभ को हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। रो है R से दर्शाएंगे, कॉलम है C से दर्शाएंगे, समझ आया क्या। तो कौन होगा, ये होगा पंक्ति और ये होगा स्तंभ, याद रखिएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, स्तंभ है। तो पंक्ति और स्तंभ पहचानना बहुत जरूरी है। यहाँ ये हुआ पंक्ति और ये हुआ स्तंभ, तो पंक्ति और स्तंभ क्लियर हुआ। पंक्ति को रो कहते हैं, इसलिए इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया R, ये भी हो गया R। भैया यहाँ हो सकते हैं हम कंफ्यूज, ये भी R ये भी R, क्योंकि ये पहला पंक्ति है इसलिए इसको हम कहेंगे R1, और क्योंकि ये दूसरा पंक्ति है इसलिए इसको कहेंगे R2। कोई डाउट है क्या, नहीं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये सब कॉलम है, तो इसको किससे दर्शाएंगे, C से, C से, C से, लेकिन यहाँ पे 3 कॉलम है इसलिए इसको C1, इसको C2 और इसको C3 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्लियर हुआ क्या पूरा चीज। अरे मजा आ रहा है क्लास तो भाई लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, बिल्कुल। चलो समझ आ गया यहाँ तक। अब रो भी हो गया, कॉलम भी हो गया, पूरी चीजें क्लियर हो गई, रो और कॉलम। अब रो और कॉलम कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ एक चीज लिखा होता है
जो है हमारा क्या m क्रॉस n। अब m क्या को दर्शाता है, तो m को कहते हैं नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। क्या है समझना, m और n क्या है, फिर से मैं यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये होता है पंक्ति की संख्या, पंक्तियों की संख्या, और ये जो n दिखाई दे रहा है ना वो है स्तंभों की संख्या। ये क्लियर हुआ, तो पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या क्लियर हुआ। ये जो टोटल कुल मिला के m क्रॉस n है, m क्रॉस n है, डब्बे में नहीं करते इसको, m क्रॉस n बस लिख देते हैं, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m क्रॉस n पूरे को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, अवयव की कोटि। क्या कहते हैं इसको, अवयव की कोटि कहते हैं। तो हर एक चीज क्लियर हुआ यहाँ जो मैं आपको बताना चाहता था। सबसे पहले अवयव होता कैसे है, इसको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से दर्शाते हैं। यहाँ जो है इसके अवयव इस तरह से फैले होते हैं और अवयव को पंक्ति और स्तंभ में जो बटा हुआ होता है उसको R1, R2, C1, C2, C3 कहते हैं। और यहाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है उसको यहाँ लिखा जाता है। पहले पंक्ति की संख्या फिर स्तंभ की संख्या, ध्यान रखिएगा, पहले पंक्ति की संख्या फिर स्तंभ की संख्या रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे कोटि कितना होगा, तो 2 क्रॉस 3 होगा, 2 क्रॉस 3 का कोटि है यहाँ पे, याद रखिएगा। तो n के जगह हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल 2 और n के जगह 3, क्योंकि 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है तो 2 क्रॉस 3 होगा। और इसे ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, अवयव की कोटि कहते हैं। क्लियर हुआ, तो m क्रॉस n ही अगर आप लिखोगे तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट अब m और n हर बार आप करते रहना। यहाँ मैं आपको बता दिया m क्रॉस n, और यहाँ m बराबर कितना है, तो 2 है, और n बराबर कितना है, 3 है। पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। क्लियर हुआ, हाँ चलो यहाँ तक समझ आया। चलो देखते हैं आगे। तो ये हो गया, क्लियर हुआ ना। अब अवयव की कोटि डायरेक्ट पूछ देता है, अवयव की कोटि कितनी है भाई, कभी कभी। तो ये मैं यहाँ पे सारा नोट डाउन करते हैं, इसलिए मैंने कहा एक तो मैं नोटबुक पकड़ के बैठा, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ जो क्लास में सिखा रहा हूँ मैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, अवयव की कोटि। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है अवयव की कोटि से तो बहुत आसान है। अवयव की कोटि बराबर क्या होगा, पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। इसे ही क्या कहते हैं, अवयव की कोटि कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है n क्रॉस n, n को पंक्तियों की संख्या और n को अवयव स्तंभों की संख्या कहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अवयव की कोटि इस तरह से निकाल सकते हो। किसी भी अवयव को अगर दिया आपको अवयव की कोटि बताना है तो अवयव की कोटि कैसे निकाल सकते हो, सबसे जल्दी चीज है। आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है इसी पे बेस्ड है, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। एलिमेंट ऑफ जो मैट्रिक्स है उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे भाई, जो अवयव है, अवयव के अवयव। नेक्स्ट हेडिंग डालो, अब अवयव तो अभी मैंने बताया आपको, है ना, अवयव कैसे रहते हैं, अरेंज रहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो भाई। यहाँ पे अवयव के अवयव जो है किस तरह से रहते हैं, अवयव के अवयवों का प्रदर्शन, ये साइड निकाल, अवयव के अवयवों का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन देखेंगे किस तरह से जो है अवयव के जो अवयव है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, वो देखते हैं। तो देखो हमारे पास मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। चलो
3 पंक्ति और 3 स्तंभ। 3 क्रॉस 3 का मतलब क्या है? 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का हम लोग एक अवयव लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ भी अवयव हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे अवयव जो है वो ए से दर्शा रहे हैं, ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए है, ठीक है। ये अवयव को जो है स्मॉल ए इस अल्फाबेट से दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि ये पहला पंक्ति, देखो कहाँ पे है, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ पे है R1 और ये C1, इसलिए इसका नंबर क्या लिखेंगे? पंक्ति का नंबर 1 और कॉलम का नंबर भी 1। समझ आया? ठीक। दूसरा अवयव है, क्योंकि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो इस तरह से 3 पंक्ति और 3 स्तंभ रहेगा। देखो ये 3 1 2 3 पंक्ति और 1 2 3 स्तंभ, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब इसको दर्शाएंगे कैसे? इसको क्या बोलेंगे? ये कौन है भाई? इसकी एक विशिष्ट पहचान है। क्या पहचान है? ये पहले पंक्ति में है लेकिन ये दूसरे स्तंभ पे है, तो 1 2 A 1 2 कहेंगे इसको। इसी प्रकार ये क्या होगा? पहले पंक्ति में है लेकिन ये तीसरे स्तंभ पर है, तो इसको 8 1 3 है। समझ आया? इसी तरह से आप बाकी को बना सकते हो। ये क्या है? दूसरे पंक्ति में पहले स्तंभ में, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 2 1, इसको क्या कहेंगे? दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 2, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी तरह से तीसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति R3 है ना, तो तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ मतलब 3 1, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग जो है करते हैं। ये आसान तरीका है। इसका जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा? तो आगे हम कितने भी जा सकते हैं। मान लो 4 कॉलम है तो 4 तक जाएगा, 5 कॉलम में 5 तक जाएगा, इन कॉलम में n तक जाएगा, नो डाउट, जहां तक भी, ठीक है। पूरा चीज समझ आया? अब एक इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन करके रखिएगा, नोट करके उसको रखो कि क्लास 12th के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप जो है ऐसे अवयव को पढ़ोगे जिसमें रियल नंबर और रियल वैल्यू, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक नंबर या जो है इमेजिनरी नंबर को हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर और रियल वैल्यू को ही पढ़ने वाले हैं। तो रियल नंबर रहेंगे उसको ही आप पढ़ोगे। यहाँ आगे जो है आगे के हायर मैथमेटिक्स में जरूर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है आप क्या करोगे? क्लास 12 के लिए आप जितने भी अवयवों के सवाल दिए होंगे सब में रियल नंबर ही होगा, ठीक है। तो रियल नंबर के सवाल बस हमको हल करने, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आया? चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा इसका यूज देख लेते हैं। तो ये आप नोट डाउन करके फिर इसका यूज जो है देखिए, यूजेस, इसका हेडिंग डालिए यूजेस। चलो इसका यूजेस या उपयोग देखते हैं, यूजेस क्या क्या है। आखिर अवयव का उपयोग कहाँ होगा? अवयव जो है मैथ्स का पार्ट है, लेकिन मैं इसका कहीं ना कहीं तो उपयोग कर रहे होंगे या कर सकते हैं। तो इसका यूजेस आप देख सकते हो। सबसे ज्यादा यूज इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, जिसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। पहला जो यूज होता है निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। कैसे होता है? निर्देशांक ज्यामिति जानते हो, क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, और क्लास 11th में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा चीज तो जानना है आपको भी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। कुछ इस तरह से बिंदु रहते हैं जिनका निर्देशांक आपको ज्ञात करना होता है या पहले से दे दिया होता है। एक एग्जांपल के लिए मान लो ये बिंदु क्या है? ए, ये बी, ये सी और ये डी, 4 बिंदु हमारे पास। इनका निर्देशांक अगर देखें तो इसका निर्देशांक मान लो एग्जांपल ले लो 1 2 है, इसका निर्देशांक क्या है? 3 4 है, इसका निर्देशांक क्या है? 5 6 है, इसका निर्देशांक क्या है? 7 8 है। मान लो एक एग्जांपल, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति में इसको उपयोग कैसे करते हैं? तो ये जो दिया हुआ है ना, इसको हम अवयव के रूप में कैसे लिखेंगे कि x बराबर, माना x ले सकते हैं, कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x बराबर जो है
अब इसके x और y कोऑर्डिनेट है, ये क्या है इसकी निर्देशांक है, तो x और y देखो ये इसका भुज और कोटि दिया हुआ है आपको, तो ये x है और ये y है। तो x और y जो है, तो देखो पहले बिंदु के लिए x क्या है 1 और y कितना है 2। दूसरे बिंदु के लिए जो भी दिखाई दे रहा है आपको 3 और 4 है ना, ये देखो 3 और 4, तो यहाँ लिख दिया 3 4। तीसरे बिंदु के लिए 5 और 6, चौथे बिंदु के लिए 7 और 8। तो आप ऐसा लिख सकते हो या किसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इधर आप x निर्देशांक को इधर y निर्देशांक को यहाँ लिखने का जरूरत नहीं आपको समझाने के लिए, इधर x निर्देशांक इधर y निर्देशांक। तो x क्या है 1, y क्या है 2, 1 2 हो गया, ये हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 5 6, ये हो जाएगा 7। इस तरह से आप बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, जो सेकंड यूज है वो डेली लाइफ का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल भाई, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है आपको। चलो सेकंड लिख लीजिए, इन डेली लाइफ प्रॉब्लम। डेली लाइफ में भी इसका यूज कर सकते हैं, कैसे? डेली लाइफ वाले प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लो एक फैक्ट्री, मान लो फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करने जाते हैं, उस मजदूर में कुछ जो है मेंस हैं और कुछ जो है वुमेन्स या लेडीज हैं। तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? उसको भी ऐसे कर सकते हैं। मान लो 2 फैक्ट्री आपके एरिया में है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फैक्ट्री फर्स्ट, और यहाँ पे लिख दिया क्या मैंने फैक्ट्री सेकेंड, ठीक है। तो फैक्ट्री ऑफ फर्स्ट और सेकंड में इधर मेन इतने और इधर वुमेन इतने, जो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो फैक्ट्री 1 में 20 लोग काम करने जाते हैं, 20 मेल कैंडिडेट की यहाँ रिक्वायरमेंट होती है और 30 वुमेन कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मान लेते हैं 25 और 35, ठीक है। मेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के हिसाब से उनको ज़्यादा काम दिया जाए, ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम का। तो ये हमारे एरिया में 2 फैक्ट्री था, 2 फैक्ट्री का हिसाब किताब ऐसा है। तो भाई बहुत सिंपल है ना, इसको आप अवयव के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माना a बराबर है ना 20 30 25 35 हो गया। ये तो अवयव का रिप्रेजेंटेशन है, आप अवयव के फॉर्म में लिख दो। और इसको जब अवयव का संक्रिया पढ़ोगे तब आपको पूरी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी अवयव की संक्रिया में। कुछ और चीजें हैं जो हम लोग अभी थोड़ा समझ लेते हैं, चलो जल्दी से। हो गया, तक समझ गए? ये नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं। नोट करके एक पॉइंट जरूर लिख लीजिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज। तो अभी क्या है, अगर आपको कोटि पता है, मान लो इन केस आपको कोटि पता है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो पता है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या पता है, तो आप जो है कुल अवयवों की संख्या निकाल सकते हो पर्टिकुलर अवयव में, ठीक है। तो नोट करके लिख लीजिए, कुल अवयवों की संख्या, अवयव में कुल अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। ये लिख लीजिए। मान लो एक एग्जांपल देता हूं, ये लिख लीजिए 2 3 4 5 एक अवयव है। इसमें मान लो आपने देखा, तो आप कितने पंक्ति और कितने स्तंभ जान जाओगे? 1 2 2 पंक्ति और 1 2 2 स्तंभ दिखाई दे रहा है आपको। इसलिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें अवयवों की संख्या बताओ, तो आप या तो गिनोगे 1 2 3 4, या तो क्या करोगे, अगर आपको पता है 2 क्रॉस 2 का है तो बहुत सिंपल है भाई, 2 गुणा 2 2 में 4 अवयव है, इसके काम खत्म, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपके बुक में भी दिए हुए हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस क्लास को ध्यान से अटेंड करिए, क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप यहीं फंसोगे। लास्ट तक जरूर इसको समझ लीजिए, जितना मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ वो जरूर देखिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में चलते हैं। अवयवों के प्रकार, अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स,
टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स लिख सकते हो। अवयवों के प्रकार में चलते हैं। चलो भाई, अवयव के काफी सारे प्रकार हैं, लेकिन मैं जो जैसा और जिस तरीके से बताऊं उसी तरीके से पढ़ना सबसे आसान तरीका ये रहेगा। आपको पेपर में कितने प्रकार के अवयव होते हैं ये कभी नहीं पूछने वाला, लेकिन आपको पता होना चाहिए अवयव किस तरह के होते हैं। तो अवयव के प्रकार में चलते हैं। अवयव के प्रकार में सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो अवयव का प्रकार जब भी मैं पढ़ाता हूं, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि जैसा नाम हाँ वैसा काम, बिल्कुल सही, जैसा नाम वैसा काम। इस तरह से देखो ये पंक्ति अवयव है तो इसका नाम सीधा सा समझ आ रहा है भाई, पंक्ति अवयव है, मतलब यहाँ स्तंभ नाम का चीज रहेगा, लेकिन पंक्ति सिर्फ एक रहेगी। पंक्ति अवयव है ना, एक ही पंक्ति रहने वाला है, स्तंभ चाहे कितने भी, हमको मतलब नहीं है। सीधा सा एग्जांपल लेके कोई परिभाषा आपको नहीं करना है, यहाँ एग्जांपल है। जैसे मैंने लिया यहाँ 1 2 3, ये a बराबर क्या होगा 1 2 3, यहाँ कॉमा कोई नहीं लगाएगा, कॉमा कोई नहीं लगाएगा। कॉमा क्यों लगा देते हो भाई? कई सारे बच्चे कॉमा लगा देते हैं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट हैं जो कॉमा लगा देते हैं यहाँ, ठीक है, वो काम आपको नहीं करना है। कॉमा लगा दिए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ होगा आगे की क्लास में बताऊंगा, कॉमा क्यों नहीं लगाते हैं हम मैट्रिक्स में, ठीक है। चलो, तो a = 1 2 3 है, a = 1 2 3। आप देख रहे हो यहाँ एक ही पंक्ति है, एक ही, वन एंड ओनली, एक पंक्ति है, तो आप इसका कोटि लिखोगे 1 क्रॉस 3 का, क्योंकि यहाँ 1 2 3 स्तंभ दिखाई दे रहा है, लेकिन पंक्ति कितनी है? एक है, 1 क्रॉस 3, इसलिए क्या हुआ? रो मैट्रिक्स है, पंक्ति अवयव है। सेकेंड बात करेंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स का। कॉलम मैट्रिक्स जिसको क्या कहेंगे? स्तंभ अवयव। तो स्तंभ अवयव की बात करते हैं। चलो भाई, स्तंभ अवयव क्या होगा? तो जहां सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक ही स्तंभ होता है। फिर से एग्जांपल ले लूं मैं, अगर इसी को, तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा। अब इधर कितने भी पंक्ति रहे हमको मतलब नहीं, स्तंभ तो एक रहेगा। और अगर एक स्तंभ है, सिर्फ और सिर्फ एक स्तंभ अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो वो कहलाता क्या है? स्तंभ अवयव कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। बहुत आसान था क्या? जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। तो 3 क्रॉस 1 कोई आपको याद करने और रखने का जरूरत नहीं है। ये 3 पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, 3 क्रॉस 1, ठीक है। चलो आगे आते हैं थर्ड, जिसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैंने शुरू से कहा भैया कि जैसा नाम है वैसा काम है सर, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? आयताकार अवयव या आयत अवयव भी कहते हैं इसको, आयताकार अवयव या आयत अवयव भी कहते हैं। यहाँ सबसे जरूरी चीज ये है कि जो एम होता है और एन होता है वो कभी भी बराबर नहीं होते। एम इज नॉट इक्वल टू एन। अगर एम 3 है तो एन 2 रहेगा, एम 4 है तो एन 3 रहेगा। एम और एन दोनों बराबर कभी भी नहीं होते। इसको कहते हैं अवयव। कौन सा? रेक्टेंगुलर या आयत अवयव। एग्जांपल आपके सामने प्रकट करते हैं। चलो भाई, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आप देख सकते हो यहाँ कितने पंक्ति? 2 पंक्ति। और स्तंभ कितने? 1 2 3 4, 4 स्तंभ। तो 2 क्रॉस 4 का ये मैट्रिक्स है। दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये है एक आयत अवयव। इसके बाद बात करते हैं वर्ग अवयव का, ठीक है। तो ये 3 नोट डाउन कर सकते हो आप, एकदम आसान है। अरे पढ़ते जाओ, जरा जरा सा इसको नोट डाउन करते जाओ, एक झलक देखना बस है एग्जाम टाइम पे, ठीक है। झलक दिखला जाओ, बोलना चले जाना, बस इसका थोड़ा सा झलक देख करके नोट डाउन करे हो। अपने लैंग्वेज में लिखे हो तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। और क्योंकि आपने हमारा क्लास अटेंड किया है तो आपके दिमाग में घुस तो जरूर जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव की बात करते हैं। चलो भाई, वर्ग अवयव नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर होता है ना, ठीक है। तो वर्ग अवयव क्या होता है? चलो देखते हैं वर्ग अवयव। फिर से जैसा नाम वैसा काम। यहाँ m और n बराबर होंगे ही। m और n कभी जो है
बराबर नहीं होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ m और n बराबर होते हैं, जितने पंक्ति उतने स्तंभ, तभी तो वर्ग बनेगा। वर्ग की चारों भुजाएं क्योंकि समान होती हैं, इसलिए जितने पंक्ति और जितने स्तंभ। अगर आप एग्जाम्पल देखो तो ये है इसका बेहतरीन एग्जाम्पल जो आपके सामने भी प्रकट हो रहा है। ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है वर्ग अवयव। इसको कहते हैं वर्ग अवयव। 3x3 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, और इसे क्या कहते हैं? वर्ग अवयव। एग्जांपल के साथ आपने समझा। अब इसके काफी सारे प्रकार हैं भाई, काफी सारे प्रकार वर्ग अवयव के अंदर आपको मिलेंगे, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और काफी सारे। एक एक करके मैं उन पे भी थोड़ा चर्चा करता हूँ, ठीक है। हो गया वर्ग अवयव। अब वर्ग अवयव के प्रकार देखेंगे, 4 बेसिक हो गया। अब देखते हैं, नंबर ही डाल देना एक्चुअल में भी जितना इधर पढ़ेंगे, है ना। अब वो वर्ग अवयव के प्रकार ही हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, वर्ग अवयव के प्रकार ही हैं। सबसे पहले देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ये देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स जिसको विकर्ण अवयव भी कहते हैं, विकर्ण अवयव। नाम से ही समझ आएगा ये भी, विकर्ण बस में अगर अवयव होते हैं तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। विकर्ण में बस अवयव होने चाहिए। अब विकर्ण क्या होता है भाई? तो कुछ नया नया चीज बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। विकर्ण आप जानते हो जिसको डायगोनल कहते हैं। डायगोनल कौन नहीं जानता? हम तो की बात कर रहे हैं किसकी? वर्ग अवयव। और वर्ग अवयव के अंतर्गत आता है ये, तो चलो इसको हम लोग मान लेते हैं इसके अंतर्गत आता है। इसको ABCD भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से लिख लेना, या वर्ग अवयव के प्रकार के लिख लेना। इधर जो पढ़ा हुआ वो सब वर्ग अवयव के प्रकार। विकर्ण बस में अवयव रहते, बाकी कहीं नहीं रहता। विकर्ण बस में अवयव रहेगा, बाकी कहीं भी नहीं रहेगा। जैसे ये आप देख सकते हो, एक विकर्ण ये है या तो ये, तो आप देखोगे एक विकर्ण है तो दिखाई दे रहा, बस उसमें ही अवयव रहेंगे। ये विकर्ण है, इसी बस में अवयव आपको दिखाई दे रहा है। क्या इधर उधर कहीं दिखाई दे रहा है क्या? तो ये इसका करेक्ट जो है एग्जांपल है विकर्ण अवयव। इस तरह के अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं। जितने भी एलिमेंट या जितने भी अवयव हैं सब के सब इसके विकर्ण में ही रहेंगे, विकर्ण के अलावा कहीं नहीं रहेगा। ये होता है विकर्ण अवयव, ठीक है। इसके दूसरे प्रकार की बात करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर क्या होता है? डी स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव। अब क्या होगा भाई? अगर किसी अवयव में अवयव के यदि किसी अवयव के विकर्ण में सेम तरह के अवयव, एक ही तरह के अवयव हो, तब उसे कहते हैं अदिश अवयव। एक ही तरह के अवयव हो तब उसे कहते हैं अदिश अवयव। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लो यहाँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये क्या है? अदिश अवयव है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने भी विकर्ण में अवयव होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि सेम हो, सेम नहीं होते तो उसको विकर्ण अवयव कहते हैं। सेम होता है तो उसी विकर्ण अवयव को अदिश अवयव कहा जाता है। और यही है भैया, यही है जिसे आप ऐसा लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? मान लो इन केस आपके पास क्या दिखाई दे कि आपके पास 2 2 2 दिखाई दे, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 2 2। यही तो बोला था मैंने, कॉमा नहीं लगाना है। कॉमा लगाओगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कॉमा ऐसे जगह में इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है उसका, ये इसका आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 1 2 3। एक्चुअल में 1 2 3 नहीं है, एक्चुअल में क्या है? ये है या 3 या 5, सॉरी यहाँ पे 5 करो। तो एक्चुअल में 1 2 5 ये एक ही पंक्ति दिख रहा है, लेकिन एक पंक्ति नहीं है। एक्चुअल में ये है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो आप समझ आए कॉमा का क्या खेल है? कॉमा लगाना है, भूल के कॉमा नहीं लगाना है आपको यहाँ किसी अवयव के बीच में। आपका आदत है क्योंकि आप कक्षा 11वीं में समुच्चय पढ़े हो, समुच्चय के हर अवयव के बीच में कॉमा लगा देते हो, ये नहीं करना है, ठीक है। चलो समझ आ गया। तो ये
पूरा क्लियर हुआ। अब स्केलर मैट्रिक्स भी समझ आया, विकर्ण आव्यूह भी समझ आ गया। आगे चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स तो पढ़ ली, और क्या बच गया अपने पास, डायगोनल मैट्रिक्स भी आपने पढ़ लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स भी पढ़ लिया, स्केलर मैट्रिक्स भी पढ़ लिया, ठीक है। और कुछ प्रकार जो बाकी है उसको देख लेते हैं। इकाई आव्यूह देख लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और चलो सी कर लो इसको। इकाई आव्यूह देख लेते हैं सी, ये तो नोट डाउन कर लिया। चलो इकाई आव्यूह, तो वर्ग आव्यूह के अंदर ही हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो है इकाई आव्यूह है सी। इकाई आव्यूह जिसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। अब ये इकाई आव्यूह या यूनिट मैट्रिक्स आखिर क्या है ये समझते हैं। तो अगर किसी भी वर्ग आव्यूह के एक विकर्ण प्रकार के आव्यूह में जो अवयव हैं वो समान होते हैं, तो समान होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्केलर आव्यूह कहते हैं। और अगर उनमें सभी अवयवों की संख्या सेम हो, और सेम कौन सा, 1 1 1 हो, तब उसके क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह। तो ज्यादा घबराओ मत, इसको आप एग्जांपल बस लिख दो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बस ये इकाई आव्यूह। तो टेंशन वाली बात नहीं, 3 क्रॉस 3 का है इकाई आव्यूह, इस तरह से कर सकते हो। जीरो आव्यूह भी होता है, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह जिसको कहते हैं, जिसमें सारे के सारे अवयव क्या होते हैं, जीरो होते हैं। क्लियर है। चलो तो पूरी बातें समझ आई। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो थे आव्यूह के वो मैंने यहाँ बताया, ठीक है, और पूरी चीजें आप समझ गए हो। अब 2 और टाइप है जिसको हम लोग देख लेते हैं, फिर जो है नेक्स्ट क्लास में आगे का काम जो है करेंगे, ठीक है। तो आव्यूह के प्रकार में इतना समझ आ गया हमको। 2 और चीजें जो है, ठीक है, पूरा नोट डाउन कर लेना, इधर लिख लेते अपने डी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ई है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये दोनों का एग्जांपल लेते हैं, आपको पूरा चीज समझ आ जाएगा अपर और लोअर ट्रायंगुलर आखिर है क्या, ठीक है। तो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स या आव्यूह कहोगे, और इसको क्या कहोगे, निचली त्रिभुजाकार आव्यूह कहोगे। इसमें क्या होता है, देखो कुछ इस तरह के जो है अवयव मिलेंगे, अवयव का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अपर बोला मैंने, अब लोअर बोल, लोअर बोलो तो कैसे देखूंगा, एग्जांपल देखना, और उसके बाद मैं बताऊंगा इसको ये नाम आखिर पड़ा क्यों भाई, ठीक है। ये 2 एग्जांपल हम लोगों ने लिया अपर और लोअर में। आप अपर को ध्यान से देखोगे और इनके अगर मैं अवयव को मिला रहा हूं जहां शून्य नहीं है, तो इस तरह से क्या बनता है, एक त्रिभुज बनता है। आप ध्यान से देखोगे इस तरह से क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, ऊपर साइड में बना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और क्योंकि यहाँ अगर हम अवयव को इस तरह से मिला देते हैं, तो यहाँ जो त्रिभुज का आकार बनता है वो निचली ओर बनता है, इसलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये बहुत आसान था, मजा आया कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ रहा है तो, ठीक है। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे जो है नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे।